हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया है जो MNS का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, 14 जनवरी को एग्ज़ाम है। उसी से रिलेटेड हम लोग बेसिक नर्सिंग के ऊपर कुछ सवाल यहाँ पे 15 MCQs लाने वाले हो और इसी के रैशनल भी आपको साथ में मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए, ये बेसिक MCQ है, सिंपल है, बट इसके साथ ही हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और MNS की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग है, हमारा प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से MNS परचेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ 200 ऑफ चल रहा है कोर्स के ऊपर, तो आपको सिर्फ वो 200 रुपीज़ में पड़ेगा। देखो, अभी और एक वीक है तो इसमें आपको नियर अबाउट 130 हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ दी है, तो वो टेस्ट पूरे सॉल्व करिए आप। ओके, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का जो बेसिक नर्सिंग के रिलेटेड है। हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ml। ओके, अब यहाँ पे बात किया है मैक्रो। ओके, यानी जो मैक्रो सेट है, ओके, मैक्रो ड्रिप सेट है, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं। ओके, मैक्रो ड्रॉप सेट में। ओके, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 15 ड्रॉप्स रहते हैं 1 ml में। ओके, अगर मैक्रो ड्रॉप की बात करते हैं तो। ओके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे कि माइक्रो ड्रिप या माइक्रो ड्रॉप जो सेट होता है, जो कि पीडियाट्रिक में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका अगर पूछेंगे कि 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा 60 ड्रॉप्स पर ml। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, 60 ड्रॉप्स पर ml माइक्रो ड्रिप, और अगर मैक्रो पूछा है तो 50 ड्रॉप्स पर ml। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ओके, जो RL है, RL की टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी, अब इसका मतलब ये होता है कि ये आइसोटोनिक है, नॉर्मोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर आइसोटोनिक जाएगा। सभी को पता है RL ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब RL को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हार्टमन्स सॉल्यूशन। ओके, क्या बोलते हैं? हार्टमन्स सॉल्यूशन। ओके, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि हार्टमन सॉल्यूशन के नाम से भी RL को हम जानते हैं, या इसको हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं RL को। ठीक है, अब आपको ये पूछेंगे, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? ओके, ऑस्मोलैरिटी कितनी है अगर ऐसा पूछा है तो RL की ऑस्मोलैरिटी रहती है 274 MOSM पर लीटर। ओके, ध्यान में रखना है, इसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी बनती है। ये भी MCQ आता है। अगर पूछेंगे कि इसका pH कितना रहता है, आपको ध्यान में रखना है RL का pH ये अबाउट 6.5 रहता है, इतना ध्यान में रखना है। अब इसमें और एक सवाल बनेगा कि RL, ओके, RL सॉल्यूशन के बारे में और एक सवाल बनेगा कि रिंगल लैक्टेट में, ओके, रिंगल लैक्टेट जो IV सॉल्यूशन है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता है? तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना कि जो रिंगल लैक्टेट है, इसमें सोडियम रहता है। ओके, सोडियम रहता है, देन पोटेशियम रहता है, देन उसमें कैल्शियम रहता है। ओके, देन क्लोराइड रहता है। ठीक है, बट इसमें मेन इम्पोर्टेंट लैक्टेट भी रहता है। मेन इम्पोर्टेंट इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता है वो होता है, क्या रहता है ये रहता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या रहता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं रहता है। तो ये भी MCQ बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। अब ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हम कहाँ पे जानते हैं? डालते हैं आँख में, लोअर कंजक्टाइवल सैक में डालते हैं, कॉर्निया में डालते हैं, या अपर कंजक्टाइवल सैक में, या एज ऑफ द आई।
तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, कभी भी लोअर कंजक्टाइवल सैक में हम ऑप्थेल्मिक जो मेडिकेशन रहता है वो इंस्टिल करते हैं, वो डालते हैं। सो राइट आंसर लोअर कंजक्टाइवल सैक। ओके, नेक्स्ट सवाल है 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, जो 1 टेबल स्पून है, ओके 1 टेबल स्पून कितना ml होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, एक जो टेबल स्पून होता है वो होता है 15 ml का। ओके, अब पूछा है कि 2 टेबल स्पून कितना होता है, ऐसा भी MCQ पूछ सकते हैं आपको। इसको 15 से 2 गुना करना, तो इसका राइट आंसर 30 ml। अगर एक ही पूछा है तो 15 ml। ओके, अब टेबल स्पून के बारे में आपको पता चला। अब यहाँ पे पूछेंगे एक जो टीस्पून होता है, 1 टीस्पून, ओके वो कितना होता है, कितना ml का होता है? ओके, कितना ml का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1 टीस्पून आपको 5 ml का पड़ेगा। कितना? 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। तो ये भी MCQ, टीस्पून एंड टेबल स्पून का डिफरेंस आपको पता चल गया आपको। ठीक है, अब इसमें और एक क्वेश्चन आएगा कि 1 आउंस इक्वल टू कितना होता है? ऐसा भी एक, ये बेसिक MCQs है लेकिन बहुत स्टूडेंट को नहीं पता रहते हैं, इसके वजह से ये MCQ ले रहे हैं। ओके, 1 आउंस इज इक्वल टू, अब 1 आउंस कितना रहता है? 1 आउंस का मतलब होता है, एक तो 6 टीस्पून होते हैं, ओके 6 टीस्पून बोलेंगे, और इसको ही बोलेंगे 30 ml। 30 ml का 1 आउंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ब्लड ड्रॉन फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट दैट इज CBC कलेक्शन हम कौन से वायल में करेंगे? EDTA में करेंगे, प्लेन में करेंगे, साइट्रेट में करेंगे, क्लोराइड में करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी आपको ट्यूब्स दिख रही है, तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर जाएगा कि CBC हम EDTA बल्ब में करते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कि EDTA बल्ब कौन सा है? 1 2 3 4 से ये जो पर्पल कलर का होता है ये होता है EDTA बल्ब। ओके, अब ये EDTA एक तो लैवेंडर कलर का होता है, ओके लैवेंडर कलर का दिखेगा या पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं? इसमें CBC करते हैं, लाइक CBC में RBC, WBC, ओके TLC, DLC या प्लेटलेट काउंट वगैरह सब हमारा कहाँ से बनेगा? ये EDTA बल्ब से बनेगा। अब दूसरी बात आती है कि साइट्रेट बल्ब। अब ये जो दूसरा ब्लू कलर की जो ये है, ओके ये जो ब्लू कलर की, ओके दिस इज द ब्लू कलर, ओके ये जो ब्लू कलर का है ये है साइट्रेट और ऑक्सैलेट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? साइट्रेट और ऑक्सैलेट बल्ब बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं PT करते हैं, ओके प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसके बाद APTT करते हैं, APTT, उसके बाद TT करते हैं। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ग्रीन कलर की दिख रही है, जो ये ग्रीन कलर की जो ये एक बॉटल दिख रही है, ये क्या है? तो ये है जो हेपेरिनाइज्ड ये बल्ब होता है, ओके हेपेरिन रहता है। तो बेसिकली ये कैरोटाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके कैरोटाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो येलो और गोल्ड दिख रही है, ओके येलो गोल्ड दिख रही है, ये क्या है? तो बेसिकली ये सीरम सेपरेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सीरम सेपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री में लाइक यूरिया, क्रिएटिनाइन, ओके सोडियम पोटेशियम, CRP सबके लिए हम ये यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं CA-125, ओके टॉक्सिकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो होती है ना, ये हम इसको प्लेन बल्ब बोलते हैं, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री जाती है। ओके, ठीक है, अब बात आती है कि जो ये ग्रे कलर की है, ठीक है अब बात आती है जो कि ये जो ग्रे कलर का है, ये वाली ये जो बॉटल है, जो ग्रे कलर की जो ट्यूब है, इसका क्या है? तो ग्रे में हम इसको बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। ओके, सोडियम फ्लोराइड इसमें रहता है, ओके फ्लोराइड, ओके सोडियम फ्लोराइड कंटेंट रहता है इसमें। ओके, तो ये बल्ब में ये रहती है ग्रे की, और बेसिकली जो ग्लूकोज टेस्ट, ओके जो ग्लूकोज टेस्ट करते हैं सब इसमें होता है। ओके, RBS, ओके रैंडम ब्लड शुगर, देन
ये सब इसमें किया जाता है। ओके, जो ग्लूकोज टेस्ट रहते हैं वो पूरे के पूरे ग्रे जो कलर के बल्ब रहती है उसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट में एनिमा ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इनसाइड द रेक्टम। अब रेक्टम में जो एनिमा ट्यूब्स है वो ट्यूब कितनी हमको इंसर्ट करना है, किन में एडल्ट में, और मेन इंपॉर्टेंट है। तो एडल्ट में हम कितना इंसर्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहता है 3 to 4 इंचेस हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली 3 to 4 अगर इंच की अगर बात करते हैं तो ये सेंटीमीटर में होते हुए 7.5 to 10 सेंटीमीटर होता है। किन में, एडल्ट में हम लोग इतना इंसर्ट करते हैं। अगर बात यही आती है कि एडोलेसेंट, ओके, एडोलेसेंट जो रहते हैं, ओके, इनमें कितना, तो 2 to 3 इंच हम इनमें इंसर्ट करते हैं। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 5 to 7.5 सेंटीमीटर हम, ओके। अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं, ओके, चिल्ड्रन में एनिमा देना है तो इनमें कितना, तो 1 to 1.5 इंच हम इंसर्ट करते हैं। रेक्टल ट्यूब सेंटीमीटर की बात करेंगे 2.5 to 3.75 सेंटीमीटर। आपको ध्यान में 2 मिनट से, ओके। तो इसमें सॉरी थोड़ा गलती हो गया, 3 to 4 जो इंच होता है वो एडल्ट एंड एडोलेसेंट में हम इतना ये करते हैं, ठीक है। अगर बात चिल्ड्रन की आती है, ओके, थोड़ा गलती हो गया, चिल्ड्रन की अगर बात करते हैं तो चिल्ड्रन में हम लोग करते हैं बेसिकली 2 to 3 इंच, 2 to 3 इंच चिल्ड्रन में करते हैं, जो कि सेंटीमीटर 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड इन्फेंट की अगर बात करते हैं, अगर इन्फेंट में एनिमा देना है वो होता है 1 to 1.5 इंच, ओके, 1 to 1.5 इंच, वही 2.5 to 3.75 सेंटीमीटर, इतनी हम रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करते हैं। हो गया। एडल्ट एंड एडोलेसेंट में 3 to 4 इंचेस, चिल्ड्रन में 2 to 3 इंचेस एंड इन्फेंट में हम 1 to 1.5 इंच हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आएंगी एनिमा की। अगर एनिमा की अगर बात आती है तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जो एनिमा की जो कैन होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ओके, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान में रखने वाली बात है ऑलवेज, अगर ये क्लिनसिंग एनिमा है, क्लिनसिंग एनिमा का मतलब होता है इवैक्यूएंट एनिमा अगर है तो उसका साइज होता है 18 इंचेस उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 45 सेंटीमीटर। अगर क्लिनसिंग या इवैक्यूएंट एनिमा हम दे रहे पेशेंट को तो जो एनिमा जो कैन होनी चाहिए रेक्टम से, जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 इंच और उसी को हम 45 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बॉर्बोरजेमी रेफर्स टू, ये क्या होता है। तो ये सबके लिए नया ही शब्द होगा। तो इसका मतलब ये होता है, बॉर्बोरजेमी का मतलब ये होता है कि हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड, ओके। ये क्वेश्चन आया था लास्ट नॉर्सेट, लास्ट नहीं, एक 2018-19 के एम्स में एक क्वेश्चन आया था, ओके। दिस इज हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड को हम बॉर्बोरजेमी हम लोग बोलते हैं, ओके। बॉर्बोरीगेमी, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, ओके। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको ही हम हाइपर एक्टिव बाउल साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है गैस्ट्रिक लवाज, ओके। गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट। अब ध्यान में रखना है कि गैस्ट्रिक लवाज यानी क्या होता है। लवाज और गवाज, ओके। गवाज का मतलब क्या होता है, गवाज का मतलब होता है नथिंग बट जो भी लिक्विड फीडिंग या कुछ भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कहाँ पे, स्टमक में, उसको हम गवाज बोलते हैं। गवाज का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड, ओके, इसको हम गवाज बोलेंगे स्टमक में, ओके। गवाज मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड इन स्टमक, ओके, उसको हम गवाज बोलेंगे, ठीक है, ओके। देन अभी यहाँ पे बात पूछी कि लवाज की। लवाज का मतलब होता है स्टमक वॉश, ओके, इसका मतलब होता है स्टमक वॉश, आपको ध्यान में रखना है, ओके। नथिंग बट जो भी पॉइजनस सब्सटेंस स्टमक में चला जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए
बिफोर सर्जरी, और जो भी इंजेस्टेड जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग लवाज करते हैं, उसको हम स्टमक वॉश बोलेंगे या स्टमक इरिगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अ फीडिंग ट्यूब प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द स्टमक, ओके, थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल। ओके, अब ध्यान में रखना यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक ओपनिंग करना है और एक ट्यूब उसके अंदर डाल देना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपको सीधा सीधा आंसर है, इसको गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब बोलते हैं। ओके, गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब बोलते हैं जो आर्टिफिशियल फीडिंग हम लोग डायरेक्टली स्टमक में प्लेस करते हैं। ओके, सो इसको हम गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अ लैंडमार्क फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब एनजी ट्यूब की बात कर रहे हैं। अच्छा, एनजी ट्यूब हम डालते हैं तो इसका मेजरमेंट कैसे होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, नोज से टारगस यानी जो इनर जो आउटर कैंथस ऑफ आई जो रहता है, सॉरी फॉर दिस, ओके, नोज से जो आपका टारगस रहेगा, ईयर लोब रहेगा, वहाँ तक। ओके, नोज से टारगस, ओके, ईयर लोब, इसको ईयर लोब बोलेंगे, और वहाँ से आपका जिपॉइड प्रोसेस, ओके, जिपॉइड जो प्रोसेस है उसको ही हम बोलेंगे एपीगैस्ट्रिक, ओके, एपीगैस्ट्रियम बोलते हैं। वहाँ तक हम एनजी ट्यूब की जो लेंथ है वो मेज़र करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक सवाल पूछता है कि जो एनजी ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ क्या, उसका मोस्ट कंफर्मेशन हम कौन से टेस्ट से करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है एक्सरे। जो एनजी ट्यूब में जो रेडियो ओपेक जो लाइन होती है उससे हम पता कर सकते हैं एक्सरे के द्वारा कि एनजी ट्यूब स्टमक में है या नहीं। ओके, मोस्ट कंफर्मेटरी एक्सरे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लैटरल पोजीशन कौन से ऑपरेशन के लिए मैं यूज़ करेंगे? तो लैटरल पोजीशन हम सीधी सीधी बात है भाई, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, सुपाइन पोजीशन में करते हैं। ठीक है, तो हम किडनी के लिए लैटरल पोजीशन देंगे, किडनी के जो भी सर्जरीज रहेंगी उसके लिए हम लैटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट सवाल है, मोस्लेम प्रेयर मोस्लेम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड इन विच सर्जरी? ओके, तो मोस्लेम जो प्रेयर है ये पोजीशन कौन से सर्जरी में यूज होती है? तो ध्यान में रखना, ये मोस्लेम प्रेयर जो पोजीशन है ये इस्लामिक प्रेयर की पोजीशन है। ओके, इस्लामिक जो प्रेयर होती है उसकी ये पोजीशन है, इस्लामिक प्रेयर पोजीशन की। ओके, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये सिमिलर रहती है, सिमिलर टू नी चेस्ट पोजीशन। ओके, नी चेस्ट जो पोजीशन है उसकी सिमिलर है। यही नी चेस्ट पोजीशन को ही दूसरा नाम खोलते होते जेनु पेक्टोरल। ओके, इसको बोलते हैं जेनु पेक्टोरल पोजीशन। ओके, जेनु, आपको कभी कभी एमसीक्यू पूछेंगे कि नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको राइट आंसर देना है जेनु पेक्टोरल जो पोजीशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? नी चेस्ट पोजीशन। तो अभी जो नी चेस्ट पोजीशन है ये बेसिकली हम कौन से सर्जरी में यूज करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर है लैमिनेक्टोमी। ओके, लैमिनेक्टोमी जो प्रोसीजर होती है, सर्जरी होती है, उस टाइम पे हम ये मोसेलेम प्रेयर जो पोजीशन है ये सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लैमिनेक्टोमी के लिए हम लोग लॉग रोलिंग जो यूज़ करते हैं। ओके, लॉग रोलिंग, ओके, लॉग रोलिंग, ये हम लोग लॉग रोलिंग क्यों यूज़ करते हैं? ये आफ्टर लैमिनेक्टोमी, ओके, आफ्टर लैमिनेक्टोमी सर्जरी ये लॉग रोलिंग हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, मोसेलेम प्रेयर ये कौन सी सर्जरी के लिए? लैमिनेक्टोमी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आफ्टर लैमिनेक्टोमी हमको लॉग रोलिंग यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ प्रेशर अल्सर है विच subcutaneous fat is visible, okay, but bone, tendon, muscles are not exposed or visible. This is अब क्लास स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्टेज 1 जो अल्सर होता है वो कैसा होता है? जो स्टेज 1 वाला होता है ये इंटैक्ट स्किन होती है। ओके, इंटैक्ट स्किन होती है। ओके, दैट मीन्स नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस रहेगा, इरेथमा रहेगा। ओके, इरेथमा रहेगा। ओके, यहाँ पे इनिशियल साइन बोलेंगे इसको। ओके,
दैट मीन्स ये पूरा फर्म रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, वार्म रहेगा और कूल रहेगा सराउंडिंग टिश्यू। ओके, तो बेसिकली स्टेज 1 ये हो गया। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। ओके, स्टेज 2 जो अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं? ये पार्शियल थिकनेस लॉस होता है। ओके, पार्शियल थिकनेस लॉस होता है डर्मिस का। ओके, डर्मिस का पार्शियल थिकनेस लॉस होता है। ओके, ये बेसिकली शालो अल्सर रहता है, रेड पिंक वुंड रहता है। ओके, रेड पिंक यहाँ पे वुंड रहेगा। ओके, देन यहाँ पे ब्लिस्टर भी दिखेंगे आपको। ओके, ब्लिस्टर्स मीन्स जहाँ पे क्या होता है कि सीरम फील्ड ब्लिस्टर्स, यहाँ पे पानी भरे हुए छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आएंगे आपके शरीर पे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये इंटैक्ट भी रह सकते या फूटे हुए भी रह सकते। रेड पिंक वुंड एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन आपको स्टेज 2 में दिखेगा। ओके, जब अपन स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टेज 3 में क्या होता है? तो ये रहता है फुल थिकनेस। ओके, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस रहता है। ओके, टिश्यू लॉस रहेगा, फुल थिकनेस। ओके, बेसिकली ये एक्सटेंड हो सकता है डर्मिस तक। ओके, डर्मिस तक एक्सटेंड हो सकता है एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट भी विजिबल रह सकता है। बट यहाँ पे बोन, टेंडन एंड मसल्स ये एक्सपोज्ड नहीं रहेंगे। ओके, नो बोन, टेंडन एंड मसल एक्सपोज्ड। ओके, यहाँ पे स्लफ या स्लफ वगैरह दिख सकता है आपको यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली चीज़ है ये फुल थिकनेस टिश्यू लॉस रहेगा डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट तक। ओके, सबक्यूटेनियस फैट तक, बट नो बोन, बोन नहीं दिखेंगे। ओके, टेंडन नहीं दिखेगा एंड मसल्स नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है, तो स्टेज क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा स्टेज 3। ओके, स्टेज 3 विल बी द राइट आंसर। एंड जब अपन स्टेज 4 की बात करते हैं, तो स्टेज 4 क्या होता है? स्टेज 4 ये पूरा का पूरा फुल थिकनेस टिश्यू लॉस रहेगा। ओके, टिश्यू लॉस रहेगा। यहाँ पे पूरे बोन्स एक्सपोज रहेंगे, बोन, टेंडन एंड मसल्स। ओके, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर है स्टेज 3, क्योंकि यहाँ पे फुल थिकनेस टिश्यू लॉस रहेगा डर्मिस तक, सबक्यूटेनियस फैट तक, बट बोन नहीं दिखेगा, टेंडन नहीं दिखेगा ना, मसल नहीं दिखेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट सवाल है, न्यूमेटिक बेड इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ। अब न्यूमेटिक बेड क्या है? अब न्यूमेटिक बेड हम बेसिकली, न्यूमेटिक का मतलब होता है, न्यूमेटिक बेड का मतलब होता है एयर मैट्रेस। ओके, एयर मैट्रेस बोलते हैं इसको। एयर मैट्रेस का जो बेड रहेगा वो किसके लिए? टू प्रिवेंट द बेड सोर, को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द बेड सोर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, सो आज का फाइनल क्वेश्चन यही है। इसमें क्या पूछा? बेड सोर कॉज्ड बाय लोकलाइज। बेड सोर क्यों होता है? तो देखो, अपन ने पढ़ते टाइम पे फ्रिक्शन भी पढ़ा है, इश्केमिया भी पढ़ा। ओके, तो इसका राइट आंसर इसमें से इश्केमिया रहेगा। अब इश्केमिया क्या क्यों रहेगा? तो बेड सोर को हम क्या बोलते हैं? जो बेड सोर है उसको हम प्रेशर सोर बोलते हैं। ओके, प्रेशर सोर बोलते हैं। इसको हम डेक्यूबिटिक अल्सर बोलते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर। ओके, अब ये तीनों के तीनों एक ही है, ये क्यों होते हैं? तो बेसिकली ये टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से। किसके लिए? टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस क्यों होता है? टिश्यू नेक्रोसिस जब होता है जब इश्केमिया हुए, यानी जब ब्लड सप्लाई रुक जाए। ओके, पर्टिकुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई रुक जाने के बाद। तो राइट आंसर इसका इश्केमिया रहेगा। ओके, सो आज के हम 15th MCQ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पूरा हमने बेसिक फंडामेंटल के पूरे हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। ओके, कल के वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे पीडियाट्रिक के। ओके, पीडियाट्रिक के कल MCQ आपको मिल जाएंगे। ओके, जो भी कल ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 MCQ लेने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि 15 MCQ में जब एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखते नहीं है, बट होप सो अगर आपको MNS का टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो अभी भी चांस है। सिर्फ 200 रुपीज़ में MNS की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है। कहाँ पे? तो ये ऐप में।
प्ले स्टोर में चले जाइए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग डाउनलोड करिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट 130 टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने अपलोड करके रखी है, वो आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और आफ्टर सॉल्विंग 2 घंटे के बाद आपको आपका रैंक भी मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनमें से आपको आपका रैंक मिल जाएगा, ठीक है। अब सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, कल मिलते हैं।